Hello students, welcome to the lecture 23 of your subject operating system, and this is lecture 12 of your unit 2. So myself Professor Dipali Jain. So let's see the outline of your today's session. So as your topic 6 scheduling algorithms is already running, and today I will conduct the session for round robin scheduling, that is RR, also known as RR, round robin scheduling, right, which is the fifth type of scheduling algorithm. So we will see the numerical with advantages and disadvantages of this algorithm, right. So round robin scheduling, सो क्राइटेरिया क्या है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखनी होगी इसके क्वेश्चन में हमको। तो टाइम स्लाइस क्वांटम, आपको टाइम स्लाइस भी लिखा हुआ मिलेगा, क्वांटा भी लिखा हुआ मिल सकता है और क्वांटम भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज़ क्यू, राइट। तो आपको क्वेश्चन को इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है कि हमको कितने टाइम स्लाइस तक, यानी कि कितने कितने मिली सेकेंड तक इसको शेड्यूल करना है। सेकंड आपको देखना होगा अराइवल टाइम AT और बर्स्ट टाइम दैट इज BT। तो यहाँ पर आपको तीन क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। ईच सेलेक्टेड प्रोसेस इज असाइंड ए टाइम इंटरवल, हर प्रोसेस को क्या असाइन होगा, एक टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम एज वेल एज द टाइम स्लाइस। प्रोसेस इज अलाउड टू रन ओनली फॉर दिस टाइम इंटरवल। तो जो टाइम इंटरवल आपको गिवन होगा, हर प्रोसेस को केवल उसी टाइम के लिए वो इंटरवल के अंदर वर्क करने या उस टाइम पे वर्क करने या असाइन तभी होगा जो टाइम इंटरवल गिवन होगा, तो उसी टाइम के लिए वो अलाउ होगा रन होने के लिए। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल। आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। टेबल गिवन होगी, प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, और क्वेश्चन में गिवन है टाइम स्लाइस और Q इक्वल टू 4, यानी आपको 4 मिली सेकेंड के लिए 4 मिली सेकेंड का क्वांटम गिवन है, राइट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो पहले आप क्या करोगे, इसमें जो क्वेश्चन है आपको दिया होगा, हमको इस तरीके की टेबल गिवन होगी। तो प्रोसेस का अराइवल टाइम होगा, बर्स्ट टाइम होगा, और आपको इसमें तीन तरह के क्राइटेरिया देखने होंगे। एक तो है टाइम स्लाइस, तो यहाँ पर आपको 4 मिली सेकेंड गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, राइट, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ दिया होगा। यहाँ पे हमको दिया है 4 मिली सेकेंड, और दूसरा आपको देखना होगा उसका अराइवल टाइम प्रोसेस का। कभी क्वेश्चन में अगर आपको अराइवल टाइम नहीं दिया हो, बहुत बार ऐसा होता है, तो आपको जिस सीक्वेंस में आपको प्रोसेसेस दी है P1, P2, P3, P4, राइट, उसी सीक्वेंस में आपको उसकी शेड्यूलिंग करना स्टार्ट करना है। ऑटोमेटिक एज्यूम कर लेना है कि P1 0 पे होता है, P2 1 पे, P3 2 पे और P4 3 पे, अगर ये टेबल के अंदर का कंटेंट गिवन नहीं हो। थर्ड आपको क्या देखना है, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो उसका बर्स्ट टाइम जो यहाँ पर टेबल में गिवन है, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम स्लाइस दिया है 4 मिली सेकेंड का, तो हमको उसका एग्जीक्यूशन करना है प्रोसेस का, तो आपको साथ में ये बर्स्ट टाइम भी मेंटेन करना होगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ दिख रहा होगा, तो इस तरीके से हम बर्स्ट टाइम को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, राइट। हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के जो क्वेश्चंस है वो प्रिमिटिव मेथड की तरह ही हमको सॉल्व करने हैं। जो आपने अब तक के प्रिमिटिव मेथड, क्योंकि यहाँ पर 4 मिली सेकेंड का आपको क्वांटा दिया है, मीन्स आप 4 मिली सेकेंड तक प्रोसेस टास्क करेगा और प्रिम्प्ट हो जाएगा, तुरंत ही लीव हो जाएगा, तो ये प्रिमिटिव के प्रोसीजर को ही एक तरीके से फॉलो करता है। सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे, एज यू नो क्वेश्चन के अंदर गैंट चार्ट, राइट। तो यहाँ पे हमको इसका एक क्यू भी मेंटेन करना होगा। यहाँ पर अवेलेबल क्यू जो है प्रोसेस की, इस तरीके से मेंटेन अपन जैसे करते हैं वो मेंटेन करना होगा। साथ में क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम स्लाइस दिया है कितना, 4 मिली सेकेंड का, तो हमको 4 मिली सेकेंड्स के लिए उसका एग्जीक्यूशन भी करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ऑलवेज जैसे करते हैं 0 अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस आपको अवेलेबल है, यहाँ पे P1, तो हमको P1 को 4 मिली सेकेंड के लिए क्या करना होगा, उसका एग्जीक्यूशन करना होगा। तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 8 मिली सेकेंड है, तो 8 - 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू 4, तो 4 उसका बर्स्ट टाइम जो है वो रिमेनिंग रहेगा। 8 अराइवल टाइम 4, कौन कौन सी प्रोसेसेस हमको अवेलेबल हुई है, क्योंकि अब 4 हो गया आपका टाइम जो है बर्स्ट टाइम, तो 4 देखो गैंट चार्ट में आप यहाँ लिखोगे 0 और 4। अब 4 पे आप पहुँच गए हो, तो यहाँ तक कौन कौन सी प्रोसेसेस आपको अवेलेबल होगी, राइट।
तो हुई है तो वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो 4 तक हमारे पास में कौन कौन सी अवेलेबल हो जाएगी इसके अंदर, P2, P3 और P4, राइट। तो आप उसको अवेलेबल की क्यू के अंदर क्या करोगे, P1 हम ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं, तो एक बार शेड्यूल तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे, P1 को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो अब कौन कौन से बचे हमारे पास, P2, P3 और P4, राइट। तो इसको आगे से कट करके पीछे एक बार और क्यू में डाल देना है। तो हमने क्या करा, P1 जो है उसको हटाया और P1 को यहाँ पर क्यू के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि अभी भी उसका 4 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम यहाँ पर रिमेनिंग है, राइट। तो क्यू में अपन इसको डाल देंगे बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड था, जो कि अभी भी अपने पास में क्या है, रिमेनिंग है। ओके, अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमको प्रोसेस अवेलेबल है तो वो है कौन सी, P2 दिख रही है सीक्वेंस में, राइट। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, P2 का बर्स्ट टाइम चेक करो आप टेबल के अंदर, कितना दिया है, 4 ही है, राइट। और हमको 4 ही उसका टाइम स्लाइस है, तो आप 4 - 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दोगे, 0, क्योंकि हमारा गिवन टाइम इंटरवल भी कितना है, टाइम स्लाइस का क्वांटा का 4, तो यहाँ पर 0 हो गया, मीन्स आपकी P2 प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अवेलेबल की क्यू में से P2 को कट कर दोगे। अब अवेलेबल प्रोसेस कौन कौन से बचे हैं, P3, P4 और P1, राइट। और यहाँ पर P2 लिखोगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डन। अब अवेलेबल की प्रोसेस कौन कौन सी बची है आपके पास में, नेक्स्ट P3, P4 और P1, ओके। तो आप अब क्या चेक करोगे, बर्स्ट टाइम इनका, राइट। तो नेक्स्ट प्रोसेस है क्यू में अवेलेबल P3, तो इसको भी आपको शेड्यूल करना है 4 मिलीसेकंड के लिए, तो आप चेक करोगे P3 का बर्स्ट टाइम। अवेलेबल की क्यू मतलब जो सीक्वेंस दी है उसी में अपन इसके अंदर चलेंगे, बट एक ही चीज़ है कि हमको उसके अंदर टाइम स्लाइस को फॉलो करके चलना है। तो P3 है, इसका बर्स्ट टाइम 9 है, इसमें से 9 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 रिमेनिंग। और गैंट चार्ट के अंदर आप इसको ऐड कर दोगे तो 8 प्लस आपका 4 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर क्या मेंशन हो जाएगा, P3, ओके। तो अब P3 जो है वो उसमें अभी भी उसका बर्स्ट टाइम जो है रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है, 5 रिमेनिंग है, राइट। तो अभी भी वो अवेलेबल की क्यू के अंदर रहेगा। तो अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सा हो गया आपका, P3 के बाद अवेलेबल कौन सा होगा क्यू के अंदर, P4, राइट। और P1 तो ऑलरेडी है ही क्यू के अंदर, तो P4 जो है वो आपका नेक्स्ट अवेलेबल होगा। 4 मिलीसेकंड के लिए हम उसको शेड्यूल करेंगे P4 को, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5, तो 5 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और वी विल एड P4 इन द गैंट चार्ट, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, ओके। तो अब यहाँ पर आपका जो है कौन कौन से प्रोसेस के बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है, तो आपका P2 कंप्लीट हो चुका था, आपका अब P1 बाकी है 4 से, और आपका P3 और P4 बाकी है, राइट। तो ये आपकी अवेलेबल की क्यू अभी भी चल रही है। P4 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट कौन आता है क्यू के अंदर, P1, तो P1 यहाँ लिखोगे, और अवेलेबल के अंदर P3 और P4। अब P1, P3, P4 में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, P1, राइट। तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 रिमेनिंग था, टाइम इंटरवल भी हमको टाइम स्लाइस भी दिया है 4, तो 4 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0, यानी P1 की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। उसको ऐड करोगे गैंट चार्ट में P1 को, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पर आप 20 लिख दोगे, राइट। अब अवेलेबल की क्यू में 2 प्रोसेस बचे, P3 और P4, राइट। अब P3 पहले आ रहा है तो उसका बर्स्ट टाइम चेक करोगे कितना रिमेनिंग है, वो है 5, तो 5 - 4 इक्वल टू 1 अभी भी रिमेनिंग रहेगा, तो आप गैंट चार्ट में ऐड कर दोगे इसके अंदर P3 को, P3 ऐड हो गया, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24, राइट। अभी भी आपका P3 बचा है, तो P4 के बाद अब अवेलेबल की क्यू में क्या ऐड हो गया, P3। अब P4 पहले आएगा, तो P4 का अवेलेबल टाइम जो है अब कितना है, 1, तो 1 तक ही कर सकते हो, दिया 4 है, लेकिन अगर वो उससे कम टाइम स्लाइस है, मीन्स वो अपना पहले ही एग्जीक्यूट करके ओवर हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। गैंट चार्ट में P4, 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25, राइट। अब अवेलेबल लास्ट प्रोसेस हो गया आपका P3, ओके। तो P3 का अवेलेबल टाइम 1 था, P3 का 5 था, 5 - 4 इक्वल टू 1, तो 1 था, 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आप गैंट चार्ट में मेंशन कर दोगे,
P3 को, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी है 1 - 1 = 0। तो सारे प्रोसेस के क्या हो जाएंगे, बस टाइम 0 0 हो गए, मीन सारे प्रोसेस शेड्यूल होकर के पूरा गैंट चार्ट आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका गैंट चार्ट कंप्लीट होता है, व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज द वेटिंग टाइम। जैसे आप अब तक करते आए हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका गैंट चार्ट पूरा प्रॉपर सही से बनना चाहिए। आपकी सारी कैलकुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, गैंट चार्ट के ऊपर ही डिपेंड है, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कहाँ से देखोगे, गैंट चार्ट से। जैसे P1 है, उसका कंप्लीशन टाइम कितना बनेगा 4, P2 का बनेगा 8, P3 का बनेगा, तो लास्ट यहाँ पे आ रहा है 26, इस तरीके से, राइट। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम। P1 का देखोगे गैंट चार्ट में कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P1 लास्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो 20 है, राइट। और उसका चेक करोगे अराइवल टाइम कितना है P1 का 0, तो 20 - 0 = 20 मिली सेकेंड। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका P2 का आप नेक्स्ट कहाँ पे फिनिश हो रहा है, P2 फिनिश हो रहा है यहाँ पे, और उसका कंप्लीशन टाइम 8 है। अराइवल टाइम चेक करोगे तो 1 है, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 मिली सेकेंड। P3 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम देखोगे गैंट चार्ट से, P3 प्रोसेस लास्ट कहाँ कंप्लीट हो रहा है 26 उसका कंप्लीशन टाइम है, माइनस अराइवल टाइम क्वेश्चन में से चेक करोगे 2, तो 26 - 2 = 24 मिली सेकेंड। एज आपका लास्ट प्रोसेस है P4, उसका कंप्लीशन टाइम माइनस उसका अराइवल टाइम, तो उसका कंप्लीशन टाइम कितना है P4 का, लास्ट आए यहाँ पे 25, अराइवल टाइम जो है 3, तो 25 - 3 दैट इज आपका 22 होगा मिली सेकेंड। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम दैट इज TTAT इन शॉर्ट इक्वल टू 20 + 7 + 24 + 22 = 73 मिली सेकेंड। नाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम दैट इज 73 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 4, P1 P2 P3 P4, right। So 73 divided by 4 = 18.25 millisecond. Okay, now let's we calculate the waiting time. The formula for waiting time is turn around time minus burst time. So just we calculate the turn around time। अभी हमने just calculate किए हैं, उसमें से माइनस करना है burst time, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन होता है, राइट। जब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करोगे तो अराइवल टाइम माइनस होता है, जब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे तो बर्स्ट टाइम उसका लेस होता है। तो P1 = टर्न अराउंड टाइम क्या निकाला अभी 20 माइनस बर्स्ट टाइम 8, तो 20 - 8 कितना हो गया 12 मिली सेकेंड। P2 के लिए अगर आप निकालोगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, जो भी आपने जस्ट कैलकुलेट किया P2 का 7 माइनस बर्स्ट टाइम आपको कहाँ गिवन है क्वेश्चन में 4, तो 7 - 4 = 3 मिली सेकेंड। P3 के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो 24 माइनस बर्स्ट टाइम उसका 2, तो 24 माइनस इसका 24 माइनस बर्स्ट टाइम कितना गिवन है 9, तो 24 - 9 = 15 मिली सेकेंड। नाउ द लास्ट प्रोसेस P4 एंड द टर्न अराउंड टाइम इज P4 is 22 माइनस उसका बर्स्ट टाइम एज गिवन इन द क्वेश्चन 5, तो 22 - 5 दैट इज 17 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से आप वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करोगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल वेटिंग टाइम, इट इज अ सम ऑफ 12 + 3 + 15 + 17 दैट इज इक्वल टू द 47 मिली सेकेंड, तो 47 मिली सेकेंड होता है उसका। नाउ एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने 4, तो 47 डिवाइड बाय 4 = 11.75 मिली सेकेंड। सो इन दिस वे you can calculate the turn around time and waiting time in the round robin scheduling. Okay, so let's see the advantages and disadvantages of the round robin algorithm. तो advantages, simplest, fairest एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम, राइट, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल हर प्रोसेस का गिवन है, तो प्रोसेसर को कैलकुलेशन करना भी इजी हो जाता है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो इतने टाइम के लिए ही, टाइम इंटरवल के लिए ही शेड्यूल होगा। जैसे अभी इसमें 4 मिली सेकेंड था, तो प्रोसेसर पहले से ही रेडी हो जाता है कि वो 4 मिली सेकेंड के बाद में अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, प्रिम्प्ट हो जाएगा, यानी कि लीव कर जाएगा। ओके, नाउ द डिसएडवांटेजेस,
कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड इज देयर। तो जो भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है जिसमें प्रोसेस बीच में से ही लीव करके चले जाते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड का इशू होता है, राइट। तो ये मैंने आपको पहले भी इसका मीनिंग समझाया, जो प्रीवियस अपने इसके एल्गोरिथम और क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, डिसएडवांटेजेस लिखी थी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब नंबर ऑफ स्विचिंग्स हो रही प्रोसेसेस के बीच में, ओके जैसे P2 है उसका बर्स्ट टाइम अभी भी रिमेनिंग है तो वो बाद में वापस से अवेलेबल की क्यू में ऐड हो गया, राइट। तो इस तरीके से स्विचिंग हुई, फिर P2 का फिर से टर्न आएगा, तो इस तरीके से स्विचिंग होने से ओवरहेड के इशू जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम क्वांटम इज टू क्रिटिकल। डिटर्मिनेशन मीन्स कि जैसे अब लास्ट वाले जो प्रोसेस है वो 1-1 तक ही उनका रिमेनिंग था, तो 1-1 के लिए ही मिली सेकेंड्स के लिए वो गैंट चार्ट के अंदर ऐड हुए थे, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल में। तो ये डिटर्मिनेशन यहाँ जाकर के क्या हो जाती है कि माइनस में आप कोई भी प्रोसेस का जो टाइम क्वांटा है वो नहीं आएगा। अगर 4 मिली सेकेंड है और आपके पास में उसका बस टाइम 1 मिली सेकेंड बचा है तो वो 1 मिली सेकेंड के लिए ही होकर के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, okay. So this determination of time quantum is too critical. If it is too short, it causes frequent context switches and lowers CPU efficiency. अगर आप बहुत frequently इसमें context switching कर रहे हो, क्योंकि बहुत छोटा था, आप ये देखा होगा आपने न्यूमेरिकल में, तो lowers CPU efficiency, जो CPU की efficiency है, जो आपके प्रोसेसर की efficiency है, वो low हो जाती है। इफ़ इट इज़ टू लॉन्ग, अगर ये टू लॉन्ग पे चला जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो इट कॉजेज पुअर रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, कम फॉर शॉर्ट इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। तो जो स्मॉल प्रोसेसेस है उसके लिए क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स टाइम जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों केस है इसके अंदर कि अगर आप डिटर्मिनेशन करते हो टाइम क्वांटा का, तो अगर ये बहुत शॉर्ट है तो ये प्रॉब्लम अकर होगी, और अगर ये बहुत लॉन्ग है, टू लॉन्ग है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होगी वो अकर होगी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो, और आप एक बार बाय पेपर और पेन लेकर के खुद से इसको सॉल्व करना हैंड रिटनली, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर किस तरीके से लिखी हुई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द गैंट चार्ट, जो आपको प्रॉपर बनना चाहिए। अगर ये आपका प्रॉपर बनता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ अवेलेबल क्यू, क्योंकि आप अवेलेबल प्रोसेस की क्यू अच्छे से बना पा रहे हो तो गैंट चार्ट भी अच्छा बनेगा, एज वेल एज आपका गैंट चार्ट अगर करेक्ट होगा तो ही टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की कैलकुलेशन करेक्ट आएगी एज पर द फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड द फॉर द वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ओके। सो 5 types of scheduling algorithms are over here. All are completed: FCFS, SJF, SRTF, priority scheduling, round robin scheduling, right? And primitive and non-primitive, all these types of scheduling algorithms, okay, with their advantages and disadvantages. So thank you students.